हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए कुछ नॉलेजेबल सेशंस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। मैं आज के इस सेशन में आप लोगों के साथ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं जिससे आप अपना कई हजारों का, कई लाखों का इनकम टैक्स बचा सकते हैं, जो कि आपको लग सकता है अगर आपने कोई कैपिटल गेन की इनकम कमाई होती है। दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले मैंने मेरे इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको कैपिटल गेन से होने वाली इनकम पर टैक्स बचाने का तरीका बताया था सेक्शन 54 के तहत। सेक्शन 54 में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपनी कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप उस पर होने वाली इनकम पर और उस पर लगने वाले टैक्स को किस प्रकार से बचा सकते हैं। उस वीडियो पर आप लोगों ने मुझे काफी सारा प्यार दिया, आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आए और मैंने आप लोगों के कमेंट्स पर, आपके क्वेश्चंस पर रिप्लाई भी किए हैं। आप में से काफी लोगों को उससे बेनिफिट भी हुआ है। एंड सेम टाइम पर मुझे एक रिक्वेस्ट और आई, कई लोगों की रिक्वेस्ट आई कि सर इसके अलावा भी बाकी कुछ सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में जहां पर हम अपने कैपिटल गेन के टैक्स को बचा सकते हैं, या कोई और तरीका भी ऐसा है क्या जिससे कि टैक्स बच जाए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, आप लोगों की डिमांड पर मैं आज एक और सेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने होने वाले कैपिटल गेन के टैक्स को बचा सकते हैं और आप लाखों की, हजारों की सेविंग्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं और उसकी नॉलेज भी अपडेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स, जिसके थ्रू आप अपने कैपिटल गेन पर होने वाली इनकम को बचा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपके साथ बात करूं सेक्शन 54F जो कि एग्जेम्पशंस देता है आपको कैपिटल गेन की, इसकी कुछ अपनी कंडीशंस हैं। जैसे सेक्शन 54 में मैंने आपको बताया था बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, अगर वही कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं देन यू आर एलिजिबल टू गेट एन एग्जेम्पशंस अंडर कैपिटल गेन। सो द सेम कंडीशंस आर देयर इन सेक्शन 54, बट हाँ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ उन डिफरेंसेस पर भी बातें करूंगा वीडियो के बिल्कुल एंड में, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए, एक नॉलेज मिल जाए कि सेक्शन 54 वर्सेस सेक्शन 54F में क्या क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं और क्या कंडीशंस हैं जो मेरे को सेक्शन 54 में, 54F में पूरी करनी पड़ेंगी टू गेट एन एग्जेम्पशन। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 54 की बेसिकली हेडलाइन क्या है। सेक्शन 54 कहता है दिस इज एन एग्जेम्पशन ऑन द कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो यहां पर समझने वाली बात है एनी प्रॉपर्टी, बट आगे लिखा हुआ है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये जो सेक्शन है ये आपको कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन देता है उस कैपिटल गेन पर जो आपने कमाया है बाय द ट्रांसफर ऑफ एनी टाइप ऑफ कैपिटल असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आई मीन टू से, अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है देन यू आर नॉट अलाउड टू गेट एन एग्जेम्पशन, क्योंकि उसके लिए आपको सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन दे दी जाती है। अब काफी लोग इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि सर सेक्शन 54 और 54F में मुझे कौन सा मिलेगा। तो एक क्लियर सी बात समझ लीजिए, अगर आपने अपना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है देन आपको एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 में, और अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और असेट ट्रांसफर करी है देन यू आर अलाउड टू गेट एन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F। जैसे क्या क्या हो सकता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने अपनी कोई शॉप ट्रांसफर करी है, कमर्शियल दुकान है आपकी, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल बिल्डिंग है, वो आपने अगर ट्रांसफर करी है देन दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 54। अगर आपने गोल्ड ट्रांसफर किया है, डायमंड्स ट्रांसफर करे हैं, उस पर कैपिटल गेन की इनकम हुई है, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 54। अगर आपने कोई अपना लैंड ट्रांसफर किया है, प्लॉट ट्रांसफर किया है, उसको भी इसी में कवर किया जाएगा। सिमिलरली अगर आपने कोई सिक्योरिटीज का ट्रांसफर करके शेयर्स से इनकम कमाई है तो वो भी आपका इसी सेक्शन में कवर किया जाएगा और आपको सेक्शन 54F में ही उसका एग्जेम्पशन दिया जा सकता है अगर आप बाकी कंडीशंस भी पूरी कर रहे हैं तो। नाउ बात कर लेते हैं दोस्तों, ये डिडक्शन या ये एग्जेम्पशंस किसको मिलेगी। तो ये एग्जेम्पशंस मिलती है ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल्स और HUF को।
इसका मतलब अगर आप एक कंपनी है तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली है। दिस एग्जम्पशन इज ओनली अप्लाइज टू द HUF एज वेल एज इंडिविजुअल्स। नाउ प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, बट यहां पर कंडीशन समझने वाली ये होगी कि जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब जिस दिन आप कैपिटल गेन की इनकम कमा रहे हैं, of the original asset on the individual or HUF does not own more than one residential house। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आप कैपिटल गेन की इनकम कमाएंगे, आई मीन टू से व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग योर ओरिजिनल कैपिटल एसेट, आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल मकान नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होती है, देन अगेन यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट इन सेक्शन 54F एग्जेम्पशन। एक सवाल कई लोगों ने मेरे से वैसे जनरली पूछा, मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से इसका भी आंसर कर दिया जाए। सर सेक्शन 54F क्या जिंदगी में एक ही बार मिलेगा या कई बार भी मिल सकता है? तो आंसर इज यस, कई बार भी मिल सकता है, बशर्ते आपने कंडीशंस पूरी कर रखी हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस कि ये एक बार या दो ही बार आपको मिल पाता है। आप इसे कितनी बार भी क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं अब कि ये जो कैपिटल असेट आप ट्रांसफर करेंगे ये क्या होनी चाहिए। तो एज आई सेड इन माय वीडियो इनिशियली, कैपिटल असेट जो ट्रांसफर हो वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज यहां पर इन्होंने क्लैरिफाई की है। द असेट ट्रांसफर कैन बी एनी टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर आप कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। You are allowed to get an exemption under section 54F। Now, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको नया क्या करना है। जैसे सेक्शन 54 में मैंने आपको बोला था कि आप एक नया मकान बना सकते हैं या खरीद सकते हैं, तो सेम कंडीशन इज हेयर। सेक्शन 54F कहता है कि अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है और सेक्शन 54F में आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, तो या तो आपको एक नया रेजिडेंशियल मकान बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर परचेस करना है। तो जैसा कि सेक्शन 54 में समझाया गया था, बिल्कुल सेम वही कंडीशन यहां रखी गई है। आप अपने कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन चाहते हैं तो आप या तो एक नया मकान बना लीजिए, अगर बनाने का इरादा नहीं है तो खरीद लीजिए, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। सो द क्वालिफाइंग असेट फॉर एन एग्जेम्पशन इज असेसी शुड, असेसी को क्या करना चाहिए, ईदर परचेज और कंस्ट्रक्ट। क्या परचेज करना है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। इंडिया के अंदर उसको एक रेजिडेंशियल हाउस या तो बना लेना है या खरीद लेना है। सेक्शन 54 में मैंने आपको बोला आप दो मकान भी बना सकते हैं इफ योर कैपिटल गेन इज लेस देन 2 करोड़, बट यहां ऐसा नहीं है दोस्तों, यहां केवल एक ही मकान बनाना है आपको, ओनली वन। बनाना है या खरीदना है ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब बात अटती है कितने दिन के अंदर बनाना है या कितने दिन के अंदर खरीद लेना है। आपको याद होगा दोस्तों, सेक्शन 54 में मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि अगर आप परचेस करने जाते हैं तो 1+2 मिलते हैं। 1+2 का मतलब जिस दिन आपको कैपिटल गेन हुआ उसके 1 साल पीछे के अंदर और 2 साल आगे के अंदर अंदर आप अपना मकान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप बनाने वाले में जाते हैं तो आपको 3 साल का समय मिलता है मकान को बनाने के लिए। सो द सेम कंडीशन, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कंडीशंस हैं, वो सेक्शन 54 में भी डाली गई हैं। सेक्शन कहता है कि अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको जो समय दे रहा हूं एज पर सेक्शन, वो आपको मिलेगा 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। इसका मतलब आपको मिल रहा है 1+2 का समय। जिस दिन ट्रांसफर किया, जिस दिन कैपिटल गेन की इनकम कमाई, उसके 1 साल पीछे और उसके 2 साल आगे तक के बीच में, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स आपको अपना नया मकान खरीद लेना है। और अगर आप बनाने वाले विचार में हैं तो मैं आपको जो टोटल समय दे रहा हूं एज पर सेक्शन, दैट इज 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल कैपिटल असेट। तो ये आपको समय सीमा याद रखनी है। इस समय सीमा के अंदर अंदर आपका जो भी नया कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन होने वाला है दैट मस्ट बी कंप्लीटेड। कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे सेक्शन 54 वाली वीडियोस को देखकर, मैंने सोचा आज के इस सेशन में उसको भी एड्रेस कर दिया जाए। कई लोगों ने हमसे पूछा कि सर अगर मैं मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए बिल्डर को एडवांस दे रहा हूं, मतलब मैं उसको
पार्ट पेमेंट दे रहा हूं और अभी वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्या उसे कंसीडर किया जाएगा? द आंसर इज यस, कंसीडर हो जाएगी, लेकिन अगेन कंडीशन वही है कि कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए किसी बिल्डर को पैसे दिए हैं लेकिन अभी पोजीशन आपको नहीं मिला, अगर रजिस्ट्री आपके नाम अभी नहीं हुई है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप पैसे देते गए बट बिल्डर टेक्स अ 5 ईयर, बिल्डर टेक्स अ 7 ईयर टू गिव यू अ पोजीशन, देन दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज एन बेनिफिट, वो एग्जेम्पशंस में कवर नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग उसे क्लेम कर लेते हैं बट दैट इज अ कंप्लीटली अ रॉन्ग प्रैक्टिस, उसे नहीं फॉलो करना है आपको। जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है, द पोजीशन और रजिस्ट्री मस्ट बी हैंडेड ओवर टू यू, तब आप माने जाते हैं कि वो आपकी अपनी हो गई है। और अगर कंस्ट्रक्शन आप खुद कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड, इट मींस कंप्लीशन सर्टिफिकेट यू मस्ट ऑब्टेन्ड, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए जो भी वहां की अथॉरिटीज रहती हैं उनके द्वारा। नाउ अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एग्जेम्पशन आपको मिलेगी कितनी। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो आपको सेक्शन 54 और 54F में समझना पड़ेगा। बिकॉज सेक्शन 54 में दोस्तों मैंने आपको बोला था कि जितना आपका कैपिटल गेन होगा और जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे उसमें से जो भी अमाउंट आपका कम होगा उतने की मैं आपको एग्जेम्पशन दे दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका कैपिटल गेन है मान लीजिए 70 लाख रुपए का और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है 80 लाख रुपए की, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 70 लाख रुपए की। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका कैपिटल गेन 70 लाख रुपए है और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है 60 लाख रुपए की, तो आपको जो एग्जेम्पशन मिलती है दोस्तों वो मिलती है 60 लाख रुपए की। तो यहां पर 60 लाख की एग्जेम्पशन हो जाती है। ये सेक्शन 54 है। बट सेक्शन 54F में चीजें अलग तरीके से बताई गई हैं। सेक्शन 54 कहता है कि हम आपको एग्जेम्पशन फॉर्मूला के हिसाब से देंगे। इसका मतलब हम एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, उस फॉर्मूला में जो अमाउंट फिट होगा उसके हिसाब से आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। सो फॉर्मूला क्या है यहां पर देखिए, इन्होंने एग्जेम्पशन का फॉर्मूला दिया है, एग्जेम्पशन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करिए जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, इसका मतलब आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आप उसको डिवाइड कर दीजिए जितना आपका नेट कंसीडरेशन आया है फ्रॉम द ओरिजिनल असेट के ट्रांसफर करने से। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा नेट सेल कंसीडरेशन। अब दोस्तों अगर आप इस फॉर्मूले के मैथमेटिक्स को समझेंगे तो यहीं पर इन्होंने ट्विक कर दिया। ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने किसी भी कंडीशन में अपने कंसीडरेशन से कम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की तो आपका जो एग्जेम्पशन होगा ना वो भी इफेक्टिवली आपका कम हो जाएगा। नहीं तो आप इस चीज को एक बार करके देख लीजिए। मान लीजिए मेरा कैपिटल गेन है 70 लाख रुपए, इनटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 60 लाख रुपए की और मैंने जो असेट बेची है वो मान लीजिए मैंने बेची है 100 लाख रुपए की, 1 करोड़ की। देखिए यहां पर ध्यान से समझिए, मैंने 100 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट बेचा, मतलब मैंने अपनी कोई कैपिटल असेट बेची, उस 100 लाख रुपए को बेचकर 60 लाख रुपए ही मैंने इन्वेस्ट किया, या मैं कहता हूं मैंने 70 लाख ही इन्वेस्ट किया, मान के चलते मैंने 70 लाख ही इन्वेस्ट किया और 70 लाख ही मेरा कैपिटल गेन था, तो यहां पर मुझे एग्जेम्पशन पूरे 70 लाख की नहीं मिलेगी। सी फॉर्मूला मुझे क्या कर देगा, मेरी एग्जेम्पशन को रिड्यूस कर देगा। तो यहां पर ये बेसिकली प्रैक्टिकली ये चीज कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं आपकी एग्जेम्पशन पूरी आपको मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी एग्जेम्पशन मिले तो यू मस्ट हैव टू इन्वेस्ट योर एंटायर नेट सेल कंसिडरेशन, तब जाकर मैं आपको पूरी एग्जेम्पशन दे पाऊंगा। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ इसी चीज को, टैक्स पेयर शुड इन्वेस्ट द नेट सेल कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ द ओल्ड प्रॉपर्टी इन परचेज ऑफ अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस। अब आप मैथमेटिक्स जानते हैं, 70 लाख का कैपिटल गेन हुआ, 70 लाख इन्वेस्ट करने पर मेरे को एग्जेम्पशन कम मिली। अगर मैं पूरे 100 लाख इन्वेस्ट कर दूं और 100 लाख ही मेरा नेट सेल कंसिडरेशन है तो जो रिजल्ट आएगा वो पूरा 70 लाख आएगा एंड दैट विल बिकम माय एग्जेम्पशन। तब जाकर मैं कहूंगा कि जो मेरा कैपिटल गेन था वही मेरी एग्जेम्पशन बन गई। तो ये थोड़ा सा एक चेंज है इस सेक्शन में। गवर्नमेंट वांट्स यू टू मेक अ कंप्लीट इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द योर नेट सेल कंसिडरेशन। आई होप यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी।
नाउ अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सिंस लॉ आपको एक बहुत लंबा समय दे रहा है, 1 साल या 3 साल का, फॉर द इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, सो डेफिनेटली देयर विल बी अ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम हेयर। यहां पर सेम सेक्शन 54 में मैंने आपको बताया था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा। आप अपने पैसे को अपने पास नहीं रखेंगे, before the due date of filing of ITR you will have to invest, you will have to deposit your money into capital gain account scheme, और उस अकाउंट में पैसे जमा कराने के बाद आप उसे फर्दर विड्रॉ करते रहेंगे टाइम टू टाइम बेसिस पर, फॉर अ परचेज ऑफ हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस एज द केस मे बी। सो नाउ यहां पर मैंने लिखा हुआ है the amount of capital gain which is not utilized by the assessee for the purchase or construction of a new house till the due date of furnishing of return of income, he should deposit by him under a capital gain account scheme till the last date of furnishing of ROI. If the amount is not so deposited, capital gain would become taxable. अगर आप अमाउंट जमा नहीं कराते हैं तो वो आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा, देन एग्जेम्पशन का कोई सवाल बनता ही नहीं है। और जमा कराने के बाद फिर आप उसे यूज करेंगे, अगर यूज करते हैं, सही जगह पर यूज करते हैं, देन वेल एंड गुड, अदरवाइज जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा विच इज अनयूटिलाइज्ड आई वुड से, वो अगेन आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। So the amount deposited in the capital gain account scheme should be withdrawn and utilized for the specific purpose within a prescribed time limit period. Otherwise, the unutilized amount shall be considered to be a long-term capital gain of the previous year in which such prescribed time limit is expired. तो जब ये आपका समय खत्म हो जाएगा, 2 साल या 3 साल एज द केस में भी, then it will be considered as your long-term capital gain in that year, जब वो समय आपका खत्म हो रहा है तब। आई होप यहां तक की मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ बात कर लेते हैं दोस्तों लॉक इन पीरियड की। ये जो नया मकान आपने बनाया है या खरीदा है आई वुड से, उसे आप कितने समय तक अपने पास रखेंगे, इसका मतलब आप उसे कितने समय तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो लॉ सेज 3 साल तक उसको आप अपने पास रखेंगे। इफ द न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सो परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड, जो भी आपने नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाई है या खरीदी है, is transferred within a period of 3 years from the date of its purchase or construction, the amount of exemption allowed earlier, section 54F, shall be deemed to be long-term capital gain of the year in which the new residential house property is transferred. तो again I am saying कि नया जो मकान आपने बनाया या खरीदा उसको 3 साल तक प्लीज ट्रांसफर मत करिएगा, अगर आप चाहते हैं एग्जेम्पशन आपको मिलती रहे या बनी रहे। अदरवाइज आपकी चॉइस है, अगर आप एग्जेम्पशन विड्रॉ करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो आप उसे 3 साल से पहले ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना दिया जाएगा जब आप उसे ट्रांसफर करेंगे तब। दोस्तों ये तो हो गया पूरा सेक्शन। आइए अब एक बार क्विकली कंपेयर कर लेते हैं सेक्शन 54F और 54 में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए सेक्शन 54 और 54F में मैंने डिफरेंसेस को बेसिकली 2 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। पहला, अवेलेबल ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 54 कहता है कि ये आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर मिलता है, वेयर एज सेक्शन 54F कहता है कि ये आपको किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से मिलता है बट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो एक व्यक्ति अगर शेयर्स बेचकर आया है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि सेक्शन 54F में चले जाओ। घर बेचकर आया है तो मैं कहूंगा ठीक है जी, आप एक काम करो सेक्शन 54 में चले जाओ। अगर कोई व्यक्ति प्लॉट बेचकर आया है तो ऑब्वियसली सेक्शन 54F में अप्लाई करेगा, 54 उसके लिए नहीं होगा। क्लियर है? देन सेक्शन 54 में कहा जाता है कि आपको इन्वेस्ट करना है कैपिटल गेन टू गेट एग्जेम्पशन। आपको अपना पूरा का पूरा कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब आपको पैसे मिले कितने हैं, सेल कंसिडरेशन कितना हुआ, ये मायने नहीं रखता। आपको जितना गेन हुआ वो आप ट्रांसफर कर, वो आप इन्वेस्ट कर दीजिए नए मकान में बनाने में या खरीदने में, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। जबकि सेक्शन 54F कहता है कि आपको अपना नेट सेल्स कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू गेट फुल एग्जेम्पशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एग्जेम्पशन तभी दूंगा जब आप फुल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करेंगे। आई एम सेइंग मैं आपको फुल एग्जेम्पशन तब दूंगा जब आप फुल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करेंगे।
अगर आप अपना पार्ट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करते हैं, कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली प्रपोर्शनेटली आपकी एग्जाम्शन भी कम कर दी जाएगी। सो दिस इज द सेक्शन 54। आप लोगों में से काफी लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे थे कि कुछ और एग्जाम्शंस पर मैं डिस्कशन करूं, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस पॉइंट इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको यहां तक की चीजें समझ आ गई होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंसर्न and you need any clarification on these section and any other topic related to income tax and GST, you can just connect me on my WhatsApp. My number and email ID both are visible in my video, so you may just connect with me, and you can also take my paid services, paid consultancy in case wherever you required it. दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही रखता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। आपके लिए मैं इसी तरह के नॉलेजेबल एंड अपडेटेड सेशंस लेके आता रहता हूं। आज के सेशन में इतना ही। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।